Good morning, student. My name is Engineer Rajkumar Singh, and today I am going to start our first chapter of class 8, that is crop production and management, lecture number 2. lecture number 1 में हमने पढ़ा था कि crop, why we need crop, हमें crop की नीड क्यों होती है. हमने वहाँ बात करी थी कि डेली एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. अब ये फूड आता कहाँ है? फूड के सोर्सेज क्या होते हैं? तो फूड के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. और क्रॉप प्रोडक्शन प्लस उसका मैनेजमेंट, ये सब जरूरी है, तभी हमें फूड मिल पाता है. हम तो सोचते हैं कि फूड के हमारे पास केवल दो ही सोर्स हैं, प्लांट और एनिमल्स. बट इन प्लांट्स को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्लांट लगा दिया, वहाँ से क्या हुआ, मैंगो ट्री लगा दिया, तो उससे हमें काफ़ी सारे मैंगोज मिलते हैं. बट हम एक लंबा प्रोसेस करने के लिए, बड़े पैमाने पर फूड को लेने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप का यूज़ करते हैं. तो क्रॉप में क्या होता है? एक ही टाइप के, सिंगल टाइप के प्लांट्स होते हैं. बड़े से लैंड में हम लोग सीरियल वाइज लगा देते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर, उसको बोलते हैं क्रॉप. और जिस फील्ड में, जिस लैंड के टुकड़े में हम ये क्रॉप लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड. ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में. अब उसके बाद आता है कि क्रॉप अगर हमने लगा दी तो फिर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होते हैं. मतलब क्रॉप का ऐसा नहीं कि हमने लगाकर हमारा काम खत्म हो गया. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें इन चीज़ों की नीड पड़ती है. अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप का, तो हमें इस चीज़ों की नीड होगी. अब जैसे कि बात करें फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है सॉइल की प्रिपरेशन करना. मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना उस क्रॉप के लिए, कि जैसे कि मान लीजिए हम गेहूं की क्रॉप लगा रहे हैं, वीट की लगा रहे हैं या राइस की लगा रहे हैं, तो किस तरह की मिट्टी की जरूरत है, किस तरह का उसे एनवायरनमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए क्या करते हैं? पहले सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड. मतलब किस एरिया में, किस एनवायरनमेंट में, किस तरह की हमें क्रॉप को लगाना है, उसका सिलेक्शन हम करते हैं. क्रॉप लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं. और बीज बोने के लिए हम उसका सिलेक्शन करना जरूरी है कि किस सीजन में कौन सा बीज लगा सकते हैं, कौन किस टाइप की क्रॉप को हम लगा सकते हैं. हमने दो टाइप की क्रॉप की बात करी, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप. तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में. अब नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन. अब इरिगेशन भी जरूरी है. इरिगेशन मतलब हम खेतों में जो पानी डालना समय समय पर, वो भी चीज़ें जरूरी है. तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है. अब इरिगेशन का क्या है कि आपके खेत अगर आपने लगा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? पानी कितनी मात्रा में डालना है, कम डालना है या ज़्यादा. कई बार ऐसा होता है फसल को ज़्यादा पानी भी उसके लिए बेकार है और कम पानी भी बेकार है. तो इरिगेशन भी हमें लिमिट में ही करनी है. नेक्स्ट पॉइंट ब्रीडिंग. अब ये ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग में क्या होता है? बीड्स. ये बीड्स जो एक वर्ड है, जैसे कि हमने सुना होगा कि हम लोग अपने घरों के आसपास क्यारियाँ लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं. तो प्लांटेशन में क्या होता है? मान लीजिए हमने अमरूद का पेड़ लगाया या आम का पेड़ लगाया, तो उसके साथ में जो अनवांटेड ट्रीज होते हैं वो भी उगना स्टार्ट हो जाते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? बीड्स. जैसे कि हमने कोई क्रॉप लगाई, मान लीजिए हमने बीट की क्रॉप लगाई, उसके साथ में कोई दूसरी क्रॉप भी अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, वो भी साथ में उगने लगी, तो उनको हम बोलते हैं बीड्स. और ऐसे बीड्स को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम बीडिंग. तो ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से. उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन. अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की भी नीड होती है. जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? ग्लव्स पहनते हैं, तो हमारी बॉडी क्या रहती है? प्रोटेक्ट रहती है. हम घरों में देखते हैं, घरों में हम दीवारों पर पेंट कराते हैं. क्यों? क्योंकि वो भी प्रोटेक्ट रहती है. पेंट करने से क्या होता है? एक कोटिंग हो जाती है, उस पर लेयर बन जाती है, तो वो सेफ रहती है. तो वैसे ही हमें क्या करना है? क्रॉप का भी प्रोटेक्शन करनी है. प्रोटेक्शन किससे? एनिमल्स से करनी है, इंसेक्ट से करनी है. इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन करनी है. हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कीड़ों की दवाई डालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन में ही आती है. अब जैसे एकदम से लगा बारिश हो गई, फसल कटने वाली है, बारिश हो गई, तो वो बेकार हो जाएगी, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन पहले से ही कर देनी चाहिए. अब हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग जब आपकी क्रॉप पूरी तरह से तैयार हो गई, मान लीजिए जैसे आपकी क्रॉप तैयार होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? एक सही समय पे, एक निश्चित समय पर उसको वहाँ से हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं. उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज स्टोरेज.
स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। स्टोरेज से क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी क्रॉप इकट्ठी हो गई, आपने हार्वेस्ट कर लिया उसे, अब वो स्टोर कैसे करें, क्योंकि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ये कोई छोटे पैमाने पे तो होता नहीं है, ये बड़े लार्ज स्केल पे होता है, टन के हिसाब से होता है, ये केजीज में नहीं है, टन्स के हिसाब से होता है। तो उसको हमें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए गोदामों की नीड होती है। तो हम बड़े बड़े गोदाम बनाते हैं या फिर बड़े बड़े ड्रम्स टाइप के आपने देखे होंगे गाँव देहात में, तो वो पहले से ही उसको प्रिपेयर कर लेते हैं रखने के लिए। उन्हें पता है कि आपके हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग का काम खत्म होने के बाद हमारा स्टोरेज का काम है। अब स्टोरेज में भी क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक उसे स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए उसकी लिमिट क्या है कि 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन भी जरूरी है। तो उसके लिए एक ड्यूरेशन लगाई जाती है कि इस तरह इतने टाइम तक इसको हम रख सकते हैं, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी। और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी इसमें हम डाल देते हैं, कुछ टैबलेट्स आती हैं जो हम लोग गेहूँ या चावल में डाल देते हैं जिससे कि उसमें कीड़ा ना लगे। तो ये स्टोरेज का काम होता है। अब स्टोर करने के बाद क्या है, इसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं आगे मार्केट में, हम क्या करते हैं इसको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें, अब हम डिटेल में अगर समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि आपको बताते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला होता है प्लगिंग। अब प्लगिंग की अगर हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग ऑफ प्लगिंग। इट इज डन बाय प्लग व्हील एंड कल्टीवेटर। जो बड़े बड़े मिट्टी के आपने देखेंगे, एक तो लूज मिट्टी होती है, ठीक है, एक बड़े बड़े तरह से मिट्टी के लट्ठी टाइप के बने होते हैं, मिट्टी का ढेर जम जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं प्लगिंग की हेल्प से हम इसको लूज कर देते हैं, मिट्टी को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मिट्टी हाथ में पकड़ी तो इस तरह से हम करते हैं तो मिट्टी नीचे छूट जानी चाहिए, तो ये प्लगिंग की तरह से होता है। तो प्लगिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि बैल, 2 बैलों को लगा देते हैं और फिर वो इस तरह से एक पोर्शन ऐसे आता था, ठीक है, ऐसे निकल कर ये, इससे क्या होता था, वो खोदते हुए चले जाता था और उसकी प्लगिंग हो जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इस चीज के। एडवांटेज, इट प्रोवाइड एरेशन टू द रूट्स एज एयर स्पेस आर क्रिएटेड मेकिंग इट इजी टू ब्रीथ। ये बनाती है एयर स्पेस। क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की अगर रूट्स की बात करें तो उसे नीड होती है हवा की, ठीक है, तो वो हवा उसके अंदर कैसे जाएगी, तो हमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हमने सुना होगा, पहले हम बात करते थे केमिस्ट्री में, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, एटम इस तरह से होते हैं टाइटली पैक्ड, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। तो वैसे ही इस मिट्टी को जब हम प्लग करते हैं तो उसके बाद में इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, गैप हो जाता है, तो ये ब्रीदिंग के लिए उसमें इजी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूट कैन ग्रो डीप इनटू द सॉइल। अब जो रूट्स होती है, उसकी जड़ें होती हैं, वो अच्छे से अंदर तक चली जाती है बहुत ही आराम से उसमें, क्योंकि अब मिट्टी आपकी क्या हो गई है, लूज हो गई है। अब जब लूज हो गई है, उसमें टाइटनेस नहीं है, तो रूट अच्छे से अंदर तक उसमें चली जाएगी। फिर आता है वीडिंग इज इजियर इन लूज सॉइल। अब जो लूज सॉइल होती है उसमें वीडिंग जो हमने यहाँ बात करी, ये बहुत आसान होता है। मान लीजिए एक पेड़ है, हमने बहुत लगा दिया उसे, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो उससे निकालना पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं लूज मिट्टी की, तो लूज में क्या होता है, बहुत ही आराम से हम उसे यहाँ पर वीडिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, help in growth of earthworm and microbes in soil which are important decomposer providing nutrient and making the soil humus rich। अब जो earthworm होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा डिकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। तो डिकम्पोजर क्या होता है, जितने भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल या फिर प्लांट्स होते हैं उनको वो खाता है, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो जैसे अगर हम सॉइल की बात करें, तो सॉइल के अंदर हमने क्रॉप लगाई है, तो क्रॉप के अंदर अनवांटेड ट्रीज भी होंगे,
बेकार सी चीजें होंगी तो उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है यहाँ पर? डिकम्पोजर, जैसे कि अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट बिकम इजियर फॉर द फार्मर टू अप्लाई फर्टिलाइजर, फार्मर के लिए भी इजी हो जाता है। अब सॉइल की अगर फर्टिलिटी बढ़ाती है, ठीक है, तो लूज सॉइल में ये काम बहुत ही आसानी से हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी इसी तरह से बढ़ सकती है। प्लगिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज इट इजीली। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें सॉइल के अंदर वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपकी सॉइल लूज है तो न्यूट्रिएंट्स इसमें अच्छी मात्रा में ज़्यादा पैमाने पर मिलेंगे। नेक्स्ट लेवलिंग, फिर बात आती है हमने सॉइल को प्लग तो कर लिया, बड़े बड़े टुकड़ों को हमने क्या कर लिया? तोड़ लिया। अब उसकी हमें सॉइल की क्या करनी है? यहाँ पर लेवलिंग। सॉइल मान लीजिए इस तरह से दिख रही तो हम लोग क्या करते हैं? सॉइल की लेवलिंग करते हैं इस तरह से। आपने देखा होगा जो क्रॉप लगी होती है वो इस तरह से लगी होती है, बीच में गैप होता है, डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस जो हम लोग इसमें सेपरेट करते हैं वो पानी के लिए करते हैं कि पानी अंदर तक इसमें चला जाए। इस तरह से हमने मिट्टी की क्या करनी है? यहाँ पर लेवलिंग करनी, सॉइल की हमने लेवलिंग करनी, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ लेवलिंग। अब लेवलिंग की अगर एडवांटेजेस की हम बात करें, बिगर चंक्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल बिट्स। जो बिगर चंक्स होते हैं, चंक्स मतलब मिट्टी के डेली टाइप के, ठीक है, तो उनको क्या होता है? वो आराम से टूट जाते हैं और लेवलिंग करने में हमें इजी रहता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। अब सॉइल इरोजन इससे हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि मतलब एक तरह से जैसे होता है कि हमारी वाटर के साथ में सॉइल बहती चली जाती है, तो सॉइल को हम इससे रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन दस हेल्पिंग इन वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। और वाटर को रोकने का भी काम करती है, जैसे वाटर एक जगह पर रुक भी जाता है तो भी दिक्कत है, तो ये वाटर यहाँ से कंटिन्यूसली पास होता रहता है, वाटर यहाँ से कंटिन्यूसली पास होता है जब हम उसे लेवलिंग करने के बाद इस पे छोड़ देते हैं। और एक यूनिफॉर्म का मतलब कि कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ जो चीज लगातार होती जा रही है, चेंज नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है फिर कम होगी फिर और ज़्यादा, तो एक प्रोसेस जो चलेगा वो साइमल्टेनियसली चलेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर भी हमें ऐड करना होती है। सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ या फर्टिलाइजर जो होते हैं जो एक हेल्दी क्रॉप के लिए जरूरी होती है, तो वो हम उसमें समय समय पर डालते रहते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्ट। मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इज नोन एज कंपोस्ट। अब क्या होता है, ये बनती किस चीज से? ये डेड प्लांट जो होते हैं या फिर एनिमल होते हैं उनकी बॉडी से बनती है, वो सड़ जाते हैं तो एक तरह से खाद का काम करती है, जो खाद बनती है, ठीक है। जो अपने वेस्ट मटेरियल भी होते हैं हम ह्यूमन बॉडी से, वो भी हम लोग क्या है फर्टिलाइजर के लिए इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजर, दे आर ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री इनको प्रोड्यूस करती है। दे आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। आर दे एंड दे अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटी, और छोटी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें डाल दी, फर्टिलाइजर जो होती है बहुत ज़्यादा पैमाने पर इसमें डालते हैं, एक लिमिट में होती है। उनका भी होता है कि आप इतने ग्राम या इतने ग्राम से लेकर उसमें डाल सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी होते हैं बहुत सारे। एडवांटेजेस क्या है? मैन्योर एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो वाटर की कैपेसिटी होती है उसको भी होल्ड करे रहती है ये। मैन्योर मेक द सॉइल पोरस फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैस। अब गैसेस का एक्सचेंज भी इसमें इजी तरह से हो जाता है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। मैन्योर मेक द सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब ये क्या करती है, जो ह्यूमस होती है सॉइल के अंदर, ठीक है, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं
स्किन की क्रॉप के लिए बढ़िया है, उनको क्या करती है, एक तरह से परमिट करती है। मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल, जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करती है, एंड इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ सीड नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।